हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जीओसी के नाम से भी पढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बड़ी बेसिक से हम इसको शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री को जनरली हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला फिज़िकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। तो चलिए अब वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि किस पार्ट में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो उसमें हम जितने भी लॉज हैं और लॉज का जितना भी एप्लीकेशन पार्ट है वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा जितने भी फिज़िकल फेनोमेना हो रहे हैं उसको भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं, ऑलमोस्ट कार्बन के अलावा सारे ही एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें कार्बन से मिलते हैं, यानी कि कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स। अगर हम कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, हमें नया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें पुराने कॉन्सेप्ट का ही पता होना चाहिए। द कंपाउंड्स obtaining directly or indirectly from living organism such as plants and animals were called organic compounds। ऐसे कंपाउंड जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स या एनिमल से मिलेंगे, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। जैसे कि आपके पास ऑयल है, शुगर है या फिर प्रोटीन है। तो इसके अलावा अब हम थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री हमें क्या बताती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, सबसे पहले हमें कंपाउंड्स का पता होगा, उसके बाद में ही हम आगे पढ़ेंगे। द कंपाउंड्स obtained फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज वर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से यानी कि बेजान चीज़ों से मिलते हैं, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट है आपके पास, सी या कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी आपके पास सॉल्ट है। इसके अलावा आप एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड को भी इसमें काउंट कर सकते हो, जैसे कि आपके पास H2SO4 है या फिर HCl है, या फिर इसके अलावा दूसरे साल्ट्स भी ले सकते हो। दूसरे साल्ट आपके पास NaCl आ गया, KCl आ गया, इन सब को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस, कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, कहाँ से ऑर्गेनिक की बेस बनी। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आइडिया था वो हमें ब्रेजिलस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उन्होंने दिया था। जो ब्रेजिलस हाइपोथेसिस, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ था अपना, तो उसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक आइडिया आया था हमारे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रेजिलस की हाइपोथेसिस क्या थी, क्या क्या बातें उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में कही थी। सबसे पहले मैं इसे रीड कर लेता हूँ। नेचर मिस्टीरियस फोर्सेस वेर ऑपरेट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान से देखिएगा। सिंस दीज फोर्सेस can't be artificially prepared, organic compound can't be prepared artificially। तो क्या कहा था उसने, ये जो ब्राज़ीलियस थे, बर्जीलियस थे सॉरी, जो बर्जीलियस थे उन्होंने ये कहा था कि नेचर में, कुदरत में कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स पे, जानवरों और पौधों पे इम्प्लीमेंट होते हैं और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये जो मिस्टीरियस फोर्सेस हैं उन्हें हम खुद से नहीं बना सकते, इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से हम उन्हें भी कभी भी खुद से नहीं बना सकते। तो ऊपर वाली बात तो चलो हम मान लेते हैं कि थोड़ी बहुत ठीक भी थी, लेकिन जो दूसरी वाली बात थी ये टोटली आज के टाइम पे हम देखें तो टोटली गलत बात कही थी बर्जीलियस से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम वुलर था। अब हुआ क्या, वो लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्चुअल में उनका खुद से मोटिव ये नहीं था कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाएं, लेकिन वो लैब में खुद का ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में, वो चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं। उन्होंने एमोनियम साइनेट लिया हुआ था, उसको हीट किया। जैसे ही उन्होंने एमोनियम साइनेट को हीट किया तो उनके पास यूरिया बन गया। ठीक है, तो जो यूरिया है वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ साथ में आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि यूरिया आपके पास सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स से बनाया गया था। मैं आपको मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ आइडिया देता हूँ। तो सबसे पहले जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आइडिया था वो कोल्ब ने दिया था। क्या किया था उन्होंने, सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड by Kolb showed that organic compounds could be synthesized from inorganic source in laboratory। अब जो कोल्ब थे उन्होंने क्या किया था, इनऑर्गेनिक सोर्स से इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया हुआ था जिसका नाम एसिटिक एसिड है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ इन्होंने करी थी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस थी वो बिल्कुल इससे ही बनने वाली थी आगे को। अब मुझे पता है ये सारी कहानियाँ सुनने के बाद आपके माइंड में यही ख्याल आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। इस किस्म के आइडिया तो ज़रूर आ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो ज़रूर आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स होंगे और उसके साथ साथ उसके साइड में कुछ दूसरे भी सब एलिमेंट हो सकते हैं, चाहे कि वो ऑर्गेनिक हो, नाइट्रोजन हो, सल्फ़र हो या ऑक्सीजन हो। सिंपल भाषा में हम ऐसे कहें कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने, या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हों, उन्हें भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहते हैं। सिंपल अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हम कहें ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उसके साथ में अगर कोई डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है तो इट मीन्स वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यह हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे डेफिनेशन में कार्बन और हाइड्रोजन की जिक्र आया था थोड़ा सा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब जो कार्बन और कार्बन यानी कि अगर दो कार्बन है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो नेक्स्ट चलिए, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसको समझना है कि हमारे पास CCl4 डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन, डज दैट मीन इट इज़ नॉट एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है नीचे CCl4। अब आपको ये बताना है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, ये चीज़ समझनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि CCl4 हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। अभी आप बताओगे कि सर आप क्या बकवास कर रहे हो, अभी आपने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। अब अगर मैं CCl4 की बात करूं तो आप लोग सीधे टूट पड़ोगे मुझ पे, मुझे बताओगे सर आप बकवास कर रहे हो कि CCl4 तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके साथ में हाइड्रोजन है ही नहीं। लेकिन जब हम CH4 मीथेन की अगर हम रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करवा लें, ठीक है, मान लीजिए HCl को अगर हम 4 टाइम ले लेते हैं तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है और क्लोरीन की एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन की जगह, और हमारे पास मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है लेकिन हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। अभी तक जो कहानियाँ थी उन्हें हम एक डिस्कवरी के तौर पे मान सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो ये है: द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन और आर डेरिवेटिव फ्रॉम द कंपाउंड्स। जो पिछली डेफिनेशन थी वो तो एक आइडिया दे रही थी हमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है वो ये है: द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन और आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं, उन्हें भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले अब समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस किस्म की होती है, कैसी बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बॉन्डिंग के बारे में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जितनी भी बॉन्डिंग होती है सारी की सारी और सारी की सारी कोवैलेंट बॉन्डिंग ही होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मीथेन है तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6, तो सॉरी 2p2। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम लिविस के हिसाब से देखें तो अगर ये देखिए 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये मैं कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख रहा हूँ। दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करना है, हमें इनके बीच में बॉन्ड बनाना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो खुद तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए वो बीच का रास्ता ढूंढते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है। तो एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, तो जनरली 99% जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है। कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी बनता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, छोड़ो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा पहले तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है हाइड्रोकार्बन के बीच में बारे में, थोड़ा अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हाइड्रो सॉरी, ये थोड़ा सा इसे इधर लाना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन को, तो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट आर टर्म्ड हाइड्रोकार्बन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो उनकी कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी लिंकेज की बेसिस पे हाइड्रोकार्बन की टाइप्स को हम क्लासिफाई करेंगे। दो टाइप्स में सबसे पहले आती है सैचुरेटेड, ऊपर थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दिया था, अब थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि आपके पास मीथेन है, मीथेन में तो एक ही कार्बन है। अगर मैं ईथेन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और दोनों कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें मेन एग्जांपल आते हैं जितने भी आपके पास एल्कीन्स हैं या फिर जितने भी आपके पास एल्काइंस हैं, ये सारे के सारे आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली का आपको एल्काइन। तो चलिए अब चलते हैं हम एल्केन फैमिली की तरफ। तो अगर हम एल्केन फैमिली की बात करें तो आपको आपके पास किसी भी कंपाउंड के, किसी भी हाइड्रोकार्बन के लास्ट पे अगर एन लगता है ना, आपको पता है CH3 या CH4 ये क्या हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है। तो किसी भी एल्काइल ग्रुप के एंड पे अगर एन लगता है, एन का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड। किसी भी एल्केन फैमिली के साथ किसी भी एल्केन फैमिली के साथ में, छोड़िए डिलीट ही कर देंगे। तो चलिए हम अब बात करेंगे एल्केन फैमिली की, कि एल्केन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या हैं। तो इसको मैं आपको एक टेबल की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। टेबल में क्या है याद रखना आपको, नंबर ऑफ़ कार्बन, फार्मूला और नेम। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है तो फार्मूला उसको CH4 होगा। हमें पता है कि कार्बन है हमारे पास टेट्रावैलेंट है, तो उसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ होगा जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे उसके साथ, तो नाम होगा उसका मीथेन। अगर 2 जुड़े हुए हैं तो ईथेन, 3 प्रोपेन, 4 जुड़े हुए हैं तो ब्यूटेन, 5 जुड़े हुए हैं तो पेंटेन, 6 जुड़े हुए हैं तो हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 जुड़े हुए हैं तो ऑक्टेन, 9 जुड़े हुए तो नन्नेन, 10 जुड़े हुए हैं तो डेकेन, 11 जुड़े हुए हैं तो अनडेकेन, तो 12 जुड़े हुए हैं तो डोडेकेन। ठीक है, ड्यूडेकेन भी से पढ़ते हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो एल्केन फैमिली थी उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल थी। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं एल्काइन फैमिली की तरफ। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगेगा, ENE, लास्ट पे आपने ईन रखना है। सारा का सारा तो आपके पास एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल एल्क। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो डबल बॉन्ड है बीच में तो ईन लगेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, C2H4, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये आगे C2 और H आ गया 4। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना है, डबल बॉन्ड है। तो इन सारे कंपाउंड्स का कुछ ऐसा ही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करूँ, 2 कार्बन हैं तो इथीन, 3 है तो प्रोपीन, 4 हैं तो ब्यूटीन, 5 है तो पेंटीन, 6 है तो हेक्सीन, 7 है तो हेप्टीन, 9 है तो ऑक्टीन, 10 है तो नानीन, तो 9 है तो नानीन, तो 10 है तो डेकीन। तो अब हमें एल्काइन फैमिली के बारे में पढ़ना है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि ये कार्बन है आपके पास, ये दूसरा कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मैं ओपन स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको एल्केन यानी कि एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ क्या लगा देना है, आयन लगा देना है, एल्क आयन, एल्क आयन। तो 2 कार्बन होंगे तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नानाइन, तो डेकेन। तो इसी तरीके से ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है।